मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का MMDP पूरे यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि आज हम पढ़ाएंगे क्या, वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। आज आप लोगों को हम हिंदी वर्णमाला पढ़ाने चल रहे हैं, जिसमें आपको हम ये एक वीडियो रहेगी, एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर ख़त्म रहेगा। और उसके बाद यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग कमेंट में बताइए। आपका हम लाइव जो है प्रैक्टिस करवा देंगे, एक प्रैक्टिस बैच लेकर आएंगे जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं इसके लिए। अगर आपको PDF की ज़रूरत होगी तो आप MMDP पुर टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन होइएगा, वहाँ पर इसकी PDF भी मिल जाएगी। जैसे बोर्ड पर लिखा रहेगा वैसे वैसे आपको PDF भी मिल जाएगी। मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोगों को ये कक्षा 9, 10, 11, 12 वाले आप भी पढ़ सकते हैं। ये ग्रामर पार्ट का है तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए आगे। तो आज हमारा चैप्टर हम प्रारंभ करने चल रहे हैं क्या, वर्णमाला। हम क्या आज पढ़ाएंगे, वर्णमाला। तो वर्णमाला पढ़ाने के लिए वर्णमाला का मतलब क्या होता है कि वर्णों के सार्थक समूह को हम वर्णमाला बराबर क्या लिखेंगे, वर्णमाला बराबर वर्णों का क्या चीज, सार्थक समूह जो होता है वही क्या कहलाता है, वर्णमाला। वर्णमाला के वर्णों के सार्थक समूह को ही हम क्या कहते हैं, व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो ये हुई वर्णमाला। तो अब हम इससे पहले वर्णमाला जो होती है, भाषा की सबसे छोटी वर्ण जो होता है, वर्ण यानी कि ध्वनि जो होता है, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब भाषा कहाँ से बनकर आया, भाषा जो है एक संस्कृत वर्ड है भाष। भाष से बनकर आया क्या, भाषा, जिसका अर्थ होता है, अब भाष का अर्थ क्या होता है, बोलना। इस भाष का अर्थ क्या हो जाएगा, बोलना। और ये भाषा जो बोलना जो होगा, बोलने में कई प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे एक होती है स्वतंत्र ध्वनि और एक होती है जो स्वतंत्र ध्वनि को मिला के बोली जाती है। तो जो स्वतंत्र ध्वनि होती है, स्वतंत्र ध्वनि, एक कौन सी ध्वनि होती है भाई, स्वतंत्र ध्वनि। कैसी ध्वनि होती है, स्वतंत्र ध्वनि। स्वतंत्र ध्वनि को ही स्वतंत्र ध्वनि, और एक होती है इस स्वतंत्र ध्वनि को मिलाकर बोलने वाली ध्वनि। स्वतंत्र ध्वनि को मिलाकर बोलने वाली ध्वनि एक होती ये है। एक तो स्वतंत्र ध्वनि होती है और एक होती है स्वतंत्र ध्वनि को मिलाकर बोलने वाली। अब हम इसमें बताते हैं स्वतंत्र ध्वनि का होती है, जैसे हमने बोला अ, जो स्वतंत्र ध्वनि के अंतर्गत आती है, अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ और अंग, आहा। तो और एक होती है जो इनको मिक्स करके, इनको मिलाकर बोली जाती है, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, मतलब का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, एम। टा वर्ग में क्या हो जाएगा, टा, ठा, डा, ढाड़ा। ता वर्ग में क्या हो जाएगा, ये ता है। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में क्या हो जाएगा, पा, फा, बा, भा, मा। और उसके बाद आता है अंतःस्थ व्यंजन। उसके बाद क्या आता है, अंतःस्थ व्यंजन। इसमें होता है या, रा, ला, वा। और एक और आता है
अंतःस्थ व्यंजन के बाद अगला व्यंजन आता है संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन, संघर्षी या ऊष्मीय। इसमें आता है हा। और एक आता है संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। एक आता है संयुक्त व्यंजन जिसमें होता है छा, त्रा, ज्ञा और क्या? स्रा। तो इस प्रकार से ये क्या है? ये सब अक्षर हैं, ये सब वर्णमाला के क्या हैं? अक्षर हैं। अगर इनकी टोटल हम गिनती करें तो देखिए 5 वर्ड इसमें होता है, 5 इसमें होता है, 5 इसमें होता है, 5 इसमें होता है, 5 इसमें, मतलब 5 ही अक्षर क वर्ग में होता है और 5 अक्षर च वर्ग में होता है, 5 अक्षर ट वर्ग में होता है, 5 अक्षर टा वर्ग में होता है, 5 अक्षर पा वर्ग में होता है। और अंतःस्थ व्यंजन में 4 वर्ण देखिए 4 दिखाई दे रहे हैं। और संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन में 4 अक्षर होते हैं। और उसके बाद संयुक्त व्यंजन में छा, त्रा, ज्ञा, त्रा यानी कि 4 अक्षर ये दिखाई पड़ रहा है। और ये सब टोटल मिला के हो जाते हैं कितने? 52 अक्षर। कुल टोटल कितने हो जाते हैं? 52 अक्षर। तो इससे एक बात की आप लोगों को पता चलती है। क्या पता चलता है? कि जो स्वर होते वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। तो अब हम वर्णमाला में अक्षरों की कुल संख्या कितनी होती है? 52 होती है। अब देखिए स्वर के, अब इसमें देखिए हम वर्ण के प्रकार बताने चल रहे हैं। वर्ण के प्रकार, अब इसमें देखते हैं प्रकार क्या है। एक तो देखिए ये वाला ऊपर का एक प्रकार है और ये बाकी ये नीचे का प्रकार, ये वाला प्रकार जो ऊपर, इसको हम कहते हैं, इसे हम कहेंगे ये क्या होता है? स्वर होता है। ये क्या होता? आ ई उ ए री ए, मतलब ये स्वर होता है। बाकी ये जो बचा है नीचे वाला जो होता है ये क्या होता है? व्यंजन होता है। और मेरे भाई इसमें देखिए एक और ये 2 अक्षर, केवल ये 2 अक्षर, केवल ये 2 अक्षर यानी कि अंग और आहा, वो जो होता है वो क्या होता है? वो अयोग वाह होता है। वो क्या होता है? अयोग वाह अक्षर होता है। क्या होता है? अयोग वाह अक्षर होता है। अब हम इसमें आराम से आप लोगों को बताने चल रहे हैं। देखिए अगर हम स्वर को बोलते हैं तो आ ई उ दी ए ऐ ओ औ अंग अह कह दे रहे हैं। और उसमें अगर इसमें हम बोलते हैं क वर्ग में बोलते हैं क, तो क में देखिए का में प्लस आ, का में का आता है, आ आता है, यानी कि इस का में आ जरूर मिक्स है तभी पूरा का हो रहा है। यानी कि इस व्यंजन में इसकी मदद से हम इसको पूरा बोल पा रहे हैं, नहीं तो पूरा ये बोल नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये क्या है? व्यंजन है। और जो किसी की सहायता नहीं लेता है वो क्या होता है? स्वर होता है। तो अब हम आराम से आप लोगों को बताने चल रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात अब हम स्वर के प्रकार बताने चल रहे हैं। स्वर के क्या बताने चल रहे हैं? प्रकार बताने चल रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। इसके पहले अब सबसे पहले हम क्या बताने चल रहे हैं? स्वर के प्रकार। चलिए, तो स्वर के प्रकार में स्वर के प्रकार, अब देखिए स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार ये टोटल स्वर कितने प्रकार का होता है? टोटल ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर एक जो होता है, नंबर एक में आता है उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। अब इसका मतलब सुनिए, उच्चारण के आधार पर यानी कि हम क्या कहें? बोलने के अनुसार। उच्चारण के आधार के अनुसार मतलब उच्चरित होने, मतलब हम बोलने के अनुसार कह सकते हैं। जैसे कह सकते अ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह, मतलब अंग आह नहीं रहेगा, केवल
मतलब ओ तक रहेगा, बस उसके आगे नहीं रहेगा। तो उच्चारण के अनुसार में भी इसमें भी 3 कैटेगरी है। इसमें कितनी कैटेगरी है? इसमें भी 3 कैटेगरी है। आप स्क्रीनशॉट भी अगर चाहेंगे तो बाद में ले लीजिएगा। इसमें भी कितनी कैटेगरी है? 3 कैटेगरी, जैसे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 वाली कैटेगरी जो होती है वो कहलाती है ह्रस्व। क्या कहलाती है? ह्रस्व स्वर। नंबर 1 वाली कैटेगरी क्या कहलाती है? ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर के बारे में समझिए। ह्रस्व स्वर ऐसा स्वर होता है जिसमें कम वायु की आवश्यकता होती है। जिसमें कम वायु की आवश्यकता होती है वो ह्रस्व स्वर होती है, यानी कि जिसमें केवल एक मात्रा होती है। वो कैसा स्वर होता है? ह्रस्व स्वर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर केवल अ, इ, उ, बस यही 3 जो हैं वो क्या है? यही 3 जो हैं वो ह्रस्व स्वर हैं। यही 3 जो हैं वो क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। और उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। उसके बाद क्या आता है? दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर में देखिए, ऐसा स्वर जो ह्रस्व स्वर के तुलना में दोगुना बोला जाए, दोगुना हवा लेनी पड़े। ह्रस्व स्वर की तुलना में कितनी? दोगुनी वायु लेनी पड़े, दुगनी वायु खींचनी पड़े या दुगनी वायु निकालनी पड़े, तो किसके अंतर्गत आता है? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। या जिसमें मात्रा की संख्या क्या होती है? 2 होती है। इसमें देखिए ह्रस्व स्वर में मात्रा की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और दीर्घ स्वर में मात्रा की संख्या क्या होती है? 2 होती है। वो क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। वो क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। जैसे आ और ई, ऊ, री, ए, ओ, आओ। ये हो गए किसके ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आ जाते हैं दीर्घ स्वर के अंतर्गत। और मेरे भाई उसके बाद अगला नंबर हम आता हमारा जो तीसरा होता है उसे कहा जाता है पुलुत स्वर। तीसरे को क्या कहते हैं हम? पुलुत स्वर। क्या कहते हैं? पुलुत स्वर। पुलुत स्वर। तो पुलुत स्वर के अंतर्गत क्या आता है? जिसमें दीर्घ स्वर के मतलब जिसमें 2 मात्रा से अधिक का आवाहन हो, आवाज निकले, वायु निकले, वो होता है पुलुत स्वर। जैसे ये पुलुत स्वर जब हम ओम, है ना, या कहें कि हम कहें राम, श्याम, है ना, तो ये दीर्घ मतलब पुलुत स्वर होता है। यानी कि पुलुत स्वर में रा, ये है ना, रा या फिर आ, ये पुलुत स्वर के अंतर्गत आ जाता है। तो हम आशा करते हैं कि ये इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और उसके बाद नंबर 2 पर आता है स्वर के प्रकार में नंबर, ये तो उच्चारण के आधार पर हो गया था। स्वर के प्रकार में दूसरे नंबर पे आता है जिह्वा के आधार पर। किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर। अब जिह्वा के आधार पर इसके बारे में गजब का समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। जिह्वा के आधार पर अब हम बताने चल रहे हैं। जैसे देखिए जिह्वा, आपके मुख में जिह्वा ऐसे कुछ होती है, ठीक है। ये जिह्वा का एकदम अगला हिस्सा है, अग्र हिस्सा है। ये क्या है? जिह्वा का अग्र हिस्सा, अग्रभाग है। ये क्या है? अग्रभाग है। और ये जिह्वा का मध्य भाग है। ये क्या है? मध्य भाग है। और ये जिह्वा का पश्च भाग है। कैसा भाग है? कौन सा भाग है? पश्च भाग है। जिह्वा का पश्च भाग है। बस जिह्वा के प्रकार में, जिह्वा के आधार भी कितने प्रकार के होता है? जिह्वा के आधार में भी 3 प्रकार के होते हैं। देखिए अग्रभाग, पश्च, नंबर 1 अग्रभाग, हाँ नंबर 1 अग्रभाग, नंबर 2 पश्च भाग, मध्य भाग, और नंबर 3 पश्च भाग। तो अग्रभाग का मतलब क्या होता है? जिसमें जो अक्षर, जो स्वर बोलने पर हमारी जिह्वा एकदम सामने हो, एकदम आगे हो। तो अगर हम पूरा बोलते हैं तो मात्र केवल एक ही अक्षर ऐसा है, एक ही स्वर ऐसा है जिसमें जिह्वा केवल आगे होती है। आप लोगों को भी दिमाग में आ गया होगा, कमेंट करके बताइए। और हम कमेंट करके जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो
हाँ वो अक्षर है अ, ओ अक्षर है अ। आ देखो अ अ अ अ आ है तो आ जो होगा वो कहाँ है, जिह्वा के एकदम अग्रभाग में है। जिह्वा के कहाँ, एकदम अग्रभाग में है। और नहीं, गड़बड़ हो गया, अग्रभाग में, जैसे अग्रभाग। अब आ आ आ आ अगर हम करते हैं तो जिह्वा हमारी मध्य में जाती है। आ अभी देखो जिह्वा मूर्ति कहाँ, आ बोलिए, जिह्वा बीच में मूर्ति है। जिह्वा कहाँ मूर्ति है, यहाँ पर रुकती है, यहाँ पर मूर्ति है। तो जो आ है वो केवल क्या है, आपका मध्य भाग है। और हमारी जिह्वा जहां आगे रहती थी, ई उ उ ए ऐ, ये जो है ई मतलब बड़ा बड़ा लिख देते हैं। कहने का मतलब ई ए और ऐ, ये जो है अग्रभाग के अंतर्गत आता है। बाकी जो जितना बचा है, बाकी जितना बचा है वो सब के सब किस में आ जाते हैं, वो सब के सब दीर्घ भाग में आ जाते हैं, पश्च भाग में आ जाते हैं। बचा जो भाग है, बाकी जो बचे हुए स्वर दिखाई पड़ रहे हैं वो किस में आ जाता है, पश्च भाग में। से आ जब करते हैं तब भी पश्च भाग में आता है। और आ के बाद आओ, हाँ, यानी कि जो बचा हुआ भाग होता है, मतलब आ ऊ, और हाँ, मतलब ये 5 1 2 3 4 5 से जो बचे हुए भाग हैं, बाकी सब के सब क्या आ जाते हैं, वो सब के सब हमारी जिह्वा के पश्च भाग में आ जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारे जिह्वा के आधार पर प्रश्न। अब उसके बाद हम मेरे भाई आपको बताने चल रहे हैं मुंह के नंबर तीसरा, जो स्वर के प्रकार में तीसरा प्रकार क्या है, मुंह के। ये तो दो है, तीसरा जो होता है मुंह के, तीसरा प्रकार क्या है, मुख के या मुख के खुलने पर के आधार पर। किसके आधार पर, खुलने के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर। ये कुल कै प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ये कुल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो होता है, इसमें जो नंबर 1 देखिए, इधर लिख देते हैं, इसमें मुख के खुलने के आधार पर यहाँ खुलने। नंबर 1 जो होता है, नंबर 1 होता विवृत। नंबर 1 क्या होता है, विवृत, यानी कि ओपन। विवृत यानी कि ओपन, मतलब मुख एकदम पूरा क्या हो, खुला हो। और नंबर 2 जो होता है, अब मुख कौन, किस अक्षर में मुख खुला होता है, आ, मतलब जो आप बड़ा आ कहते हैं उसमें देखिए पूरा मुख खुल जाता है, तो आ जाता है। और उसके बाद अर्धविवृत, नंबर 2 आता है अर्धविवृत। अर्धविवृत, तो अर्धविवृत के अंतर्गत क्या आ जाता है, जिसमें मुंह जो है आधा खुला होता है। ये जो ओष्ठ के मुंह जो होते हैं, मुंह जो होता है आधा खुला होता है। और ओपन में, विवृत में मुंह क्या होता है, पूरा खुला होता है। लेकिन अर्धविवृत में मुख जो है आधा खुला होता है। आधा खुले होने का मतलब क्या होता है, अ मतलब छोटा वाला अ, ए औ, मतलब अ, ए औ, और एक ये आ, डॉक्टर जो डॉक्टर पे नहीं लगा रहा था वो तो ये होता है अर्धविवृत वाला, अच्छा हो जाता है। और उसके बाद नंबर 3 पर आ जाता है मेरे भाई संवृत। नंबर 3 पर क्या आता है, यहां लिख देते हैं, नंबर 3 पर आता है संवृत। तो संवृत के अंतर्गत क्या आ जाता है, जिसमें क्या नाम है, मुख जो है मतलब मुख आधे मतलब थोड़ा क्लोज रहता है। मुख क्या हो, मुख क्लोज होता, मुख जिसमें बंद होता है। जैसे ई मुख बंद होता है ना, और ऊ
ऊ, और उसके बाद ये समृद्ध के अंतर्गत आ जाता है। और मेरे भाई उसके बाद अर्ध समृद्ध, उसके बाद आता है नंबर 4 पे क्या आता है, अर्ध समृद्ध। नंबर 4 पे क्या आ जाता है, अर्ध समृद्ध। तो अर्ध समृद्ध में आता है ए और क्या, ओ, ए आता है और क्या आता है, ओ आता है। तो इस प्रकार से आपका जो स्वर है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। अभी देखिए अयोग वाह में, देखिए मेरे भाई अयोग वाह में केवल 2 अक्षर आते हैं। अयोग वाह में केवल 2 अक्षर आते हैं, एक होता है अंग और एक होता है अहा। एक होता है अंग और एक होता है अहा। और अंग को कहा जाता है अनुस्वार। अंग को क्या कहा जाता है, अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार। और अहा को क्या कहा जाता है, अनुनासिक, अनुनासिक। क्या कहा जाता है, अनुनासिक। तो इस प्रकार से हमारा जो व्यंजन हुआ, स्वर जो हुआ वो क्या हुआ, एकदम क्लियर हुआ। तो बताइए यहाँ पर किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। और हिंदी हम भाई मेरे हिंदी पहली बार पढ़ा रहा हूँ। अगर कुछ वैसे तो कंटेंट सब दुरुस्त रहेगा, केवल अगर थोड़ा मोड़ा हिचकाहट सकुचाहट होगी तो आप समझ रहे हैं उसको समझ लीजिएगा। 1-2 वीडियो के बाद सब दुरुस्त हो जाएगा। तो इसके लिए आप तनिक भी परेशान ना होइएगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूपी बीएड, यूपी टेट, सी टेट, यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, लेखपाल, जेल वार्डन, जहाँ भी हिंदी, पीजीटी, टीजीटी, जहाँ भी हिंदी की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर हम बहुत अच्छे से अभी आपको एक वीडियो में, मात्र एक वीडियो में पूरा प्रोवाइड करा देंगे। क्या, वर्णमाला। और यहाँ से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आप लोग बताइएगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आइए, अब हम शुरू करने चल रहे हैं क्या, व्यंजन। अब हम क्या शुरू कर रहे हैं, व्यंजन। अभी आपने स्वरों की संख्या के बारे में समझा। क्या समझा कि स्वर जो होते हैं वो कुल कितने होते हैं, 11 होते हैं। और स्वर के क्या पढ़ा है आप लोगों ने, प्रकार पढ़ा। 3 प्रकार होते हैं, 3 में भी 3 और 4 प्रकार के होते हैं। अब हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं व्यंजन। व्यंजन में व्यंजन, अब हम आपको क्या पढ़ाने चल रहे हैं, वर्णमाला में ही उसका अगला भाग जो अभी बताया था। अब इसका अगला भाग क्या है, व्यंजन। तो व्यंजन में आप रत्तिक भी परेशान ना होइएगा। इसमें कुल व्यंजनों की संख्या होती है 33। इसमें व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। तो अब हम देखिए व्यंजन को हम इस प्रकार से बांट देते हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से बांट देते हैं। जैसे एक है का वर्ग, अभी हम लिखा भी था, चलिए हम यहाँ से कर देते हैं। एक है का वर्ग, का वर्ग के अंतर्गत का वर्ग में आता है का, खा, गा, घा और क्या, अंगा। और एक आता है चा वर्ग, चा वर्ग में के अंतर्गत क्या आता है, चा, छा, जा, झा, या। और एक आता है टा वर्ग, टा वर्ग के अंतर्गत क्या आता है, टा वर्ग के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। और एक आता है ता वर्ग, ता वर्ग, तो तकली वाला, ता वर्ग में आता है ता, था, दा, धा, ना। और एक मित्र मेरे आता है पा वर्ग, पा वर्ग, पा वर्ग में क्या आता है, पा, फा, बा, भा, मा। ये पा वर्ग हुआ। और आता अंतहस्त व्यंजन, उसके बाद अंतहस्त व्यंजन। इसमें 4 होते हैं। क्या होता है, या,
रा, ला और क्या वा। और स्पर्श या ऊष्म व्यंजन, स्पर्श या ऊष्म व्यंजन इसमें आता है श, सा, हा। और संयुक्त व्यंजन, और क्या आता है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है छा, कच्छा वाला छा, त्रा, ज्ञा और क्या स्रा। ठीक, ये हो गए हमारे आपके सामने जो ये दिखाई दे रहे हैं, इनको अच्छे से देख लीजिए। इनको पढ़ने के लिए का, चा, टा, ता, पा क्या पढ़ सकते हैं, का, चा, टा, ता, पा, का, चा, टा, ता, पा वर्ग, का, च, टा, ता, पा वर्ग, क, च, ट, त, प वर्ग, है ना। अब इसमें अंतस्थ, स्पर्श और एक आता है क्या संयुक्त व्यंजन। तो अब ध्यान दीजिए मेरे भाई लोग, यहाँ पर देखिए ये पूरा और देखिए इसमें दो अक्षर और होते हैं। एक यहाँ पर क्या होता है, एक देखिए आपने देखा होगा ये ढा यहाँ पर अड़ा और एक डा, ये नहीं है, ये डा ऐसे होता है कि नहीं होता है, होता है। दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर होता है। ये क्या होता है, हाँ ये देखिए ढ, ये देखिए ढ से ढक्कन, ये क्या है ढ से ढक्कन। और ये क्या है, ये ये ढक्कन, ये ढक्कन है और ये पढ़ाई है। ये ढक्कन वाला है और ये पढ़ाई वाला है कि नहीं है ना, है। और ये देखिए सड़क, ये सड़क और ये सड़क, मतलब ये सडनली, मतलब ये देखिए साड़ी, इसको साड़ी वाला भी हो सकता है। और ये जानिए। और अब इसके बाद ये त वर्ग, त, थ, द, ध, न। और जानिए यहाँ पर मेरे भाई इन दोनों को क्या कहा जाता है, इन दोनों को कहा जाता है उच्छिप्त द्विगुण वाले शब्द। इन दोनों को क्या कहते हैं, उच्छिप्त या द्विगुण, इन दोनों को कहा जाता है उच्छिप्त या द्विगुण। और का से लेकर मा, पा वर्ग तक के, का से लेकर कहाँ वर्ग तक के, का वर्ग तक के सभी अक्षरों को आप क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। क्या कहेंगे मेरे भाई, स्पर्श व्यंजन। सभी को क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। सभी क्या हैं, स्पर्श व्यंजन है। और इसके बाद स्पर्शी व्यंजन है या स्पर्शी व्यंजन है। सभी क्या है, स्पर्शी व्यंजन है। और ये देखो ये एक वर्ग चा वर्ग है, ये देखो चा वर्ग, यह चा वर्ग को, ये चा वर्ग जो होता है ये है, ये स्पर्श या संघर्ष व्यंजन है। स्पर्श या संघर्ष व्यंजन है। कौन वाला, ये चा वर्ग वाला स्पर्श या संघर्ष व्यंजन है। स्पर्श या संघर्ष। अब इसको बोलिए, देखिए चा, छा, जा, चा, छा, जा, झा, या, है ना। तो यहां पर आप देखते क्या है कि हवा जो निकलती है, अभी बोलिए हवा अगर मुख से ऐसे चेक करिए, बोलकर जांच कीजिए। चा, अगर आप चा जब बोलते हैं तो जीभ जो है ऊपर जाके तालू में, मतलब ऊपर जाके, हाँ क्या करती है, एकदम घर्षण करती, चा, छा, जा, झा, या, है ना। तो इसलिए वैसे तो ट, ठ सब स्पर्शी हैं, लेकिन ये ज़्यादा बल लगा रहे हैं, इसलिए इनको स्पर्शी या संघर्ष व्यंजन भी हम क्या कहते हैं। और ये संयुक्त व्यंजन जो हमने बताया, इसके लिए भी जानिए। जैसे हमने क्या लिखा, छा, कैसे है, देखिए हमने छा, तो छा बराबर होता है, छा बराबर क्या होता है, मतलब क प्लस षष्ठी सा, आधा क और प्लस षष्ठी सा बराबर क्या, प्लस सा, क प्लस सा बराबर क्या होता है, छ होता है। और उसके बाद एक त्रा आता है, त्रा बराबर क्या होता है, त्रा बराबर मित्रों, त्रा बराबर आधा ता और पूरा रा,
आधा ता और क्या होता है पूरा रा, और त्रा के बाद क्या आता है मित्रों ज्ञा। ज्ञा बराबर क्या होता है, ज्ञा बराबर मतलब अधजा और प्लस, हाँ अधजा और प्लस इया क्या होता है या, ज्ञा हो गया। और सरा बराबर क्या होता है मेरे भाई, सरा बराबर होता है, सरा बराबर होता है प्लस रा, बस मतलब श अधश मतलब श में हलंत और प्लस रा। तो इसलिए क्योंकि ये देखिए दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इनको हम क्या कह देते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। कैसा व्यंजन कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। क्या हो रहा होगा, आ रहा होगा। अब मेरे भाई एक बात और हम बताने चल रहे हैं, ध्यान दीजिए। वो बात क्या है, इसका वर्ग को, इसका वर्ग को एक नाम और दिया जाता है। का वर्ग को, इसको हम, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम मिटा के कुछ और बताने चल रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। एक मिनट, देखिए इस का वर्ग को हम क्या कहते हैं, कंठ। का वर्ग को क्या कहते हैं, कंठ। का वर्ग को हम क्या कहते हैं, कंठ। का वर्ग को क्या कहते हैं, कंठ, कंठ वर्ग, कंठव्य, कंठ। और चा वर्ग को क्या कहते हैं, तालव्य। चा वर्ग को क्या कहते हैं, तालव्य वर्ग। अभी हम बताएं क्यों कंठव्य कहा जाता है, क्यों तालव्य कहा जाता है। और टा वर्ग को क्या कहते हैं, मूर्धन्य। ता वर्ग को क्या कहते हैं, मूर्धन्य। और ता वर्ग को क्या कहा जाता है, ता वर्ग को कहा जाता है दंत, दंतव्य, दंतव्य। और उसके बाद पा वर्ग को क्या कहा जाता है, ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ वर्ग। और उसके बाद आता है, हाँ बस, तो ये आपको भी ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसको देखिए, इसको का कंठव, हम कंठव्य के कंठ वर्ग क्यों कहे, इसके लिए भी सुनिए ध्यान से। हमने खाम खा क्यों कंठ ही कहा और कुछ क्यों नहीं कहा। कंठ क्यों कहा, इसका कंठे ही क्यों कहा और कुछ नहीं कहा। देखिए अगर हम का बोलते हैं, क्या कहें, देखिए ध्यान दीजिए। अगर हम बोलते हैं का 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 का, तो का, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए का, ये कंठ जो है, यहाँ पर अगर उंगली रख के बोले का, तो यहाँ पर तारत तो होता है। यहाँ पर, यहाँ से जैसे कंठ से ये आवाज़ निकलती है, जो आवाज़ कंठ से निकलती है उसको क, ख, ग, घ, ङ, जो आवाज़ें कंठ से निकलती है उसे हम कंठव्य कहते हैं, कंठ कहते हैं। कंठ वर्ग में समूह में आता है। जो आवाज़ें कंठ से निकलती है वो केवल कंठ से कौन सी निकलती है, क, ख, ग, घ, ङ। और अब उसके बाद तालव्य वाला देखिए, चा, छा, जा, झा, तालव्य देखिए, चा, छा, जा। जीभ देखिए, जीभ हमारी दांतों पर जा रही, जिसमें जीभ दांतों पर जाती है वो तालव्य के अंतर्गत आता है। क्योंकि नहीं, चा दांतों पर नहीं, चा, 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 चा। देखिए चा वर्ग में एक जो मुख होता है, एकदम दांत के बगल मुख में कुछ उंगली डाल के, थोड़ा मतलब उंगली मत डालिएगा, देखिएगा कि खुरदुरा टाइप का होता है। अगर उस खुरदुरा टाइप का होता है, अगर उस खुरदुरे पर जाती है आवाज़, जब उस खुरदुरे पर जाती है तो वो क्या किसके अंतर्गत आती है, तालव्य के अंतर्गत आती है। किस, सॉरी खुरदुरे के बाद, पहले खुरदुरा आता है और उसके बाद जब जाता है, उसके बाद
जीभ ले जाकर देखिए चिकना आता है। जब उस जीभ चिकने पर जाती है तो क्या आता है, तालव्य आता है। और उसके बाद उसके तुरंत बाद जब खुरदुरे पर आता है तो क्या आता है, मूर्धन्य आता है। नहीं, ये मूर्धन्य जो होता है वहाँ आ जाता है, अंदर साफ वाले पे आता है, खुरदुरे वाले पर। और दांत पर जब आता है, सही बोला था, ये कंठ हुआ, ये साफ वाले पे हुआ, खुरदुरे वाले पे हुआ। जब दांतों पर आता है, जब जीभ दांतों पर जाती है, ता था दा धा ना, जब जीभ दांतों पर जाती है तो दंतव्य होता है। और जब जीभ ओठों पर आती है, मतलब केवल ओठों के सहारे अगर ओठ बंद कर दिए जाए तो शायद ये बोल नहीं पाओगे। जब ओठ से बोला जाता, ओठों की मदद से बोला जाता है तो ये आता प फ, देखो प फ ब भ म, ये ओठ के अंतर्गत आता है। तो भाई मेरे, आप लोगों को ये भी आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो हम एक थोड़ा सा चित्र बना के आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, कोशिश क्या भरपूर एकदम मदद देते हैं। जैसे देखिए हमने एक चित्र बनाया, ध्यान दीजिए, हमने, चलिए यहाँ पर दिख रहा होगा, हमने एक चित्र बनाया। चित्र क्या बनाया, ये छोटा सा हमने एक मूड बना, सर बनाया और ये कुछ बना दिया, ठीक, ये बन गया, खोपड़ी बन गई। और अब हमने क्या किया, ये खुरदुरा वाला स्थान हो गया और ये साफ वाला स्थान हो गया। देखिए साफ वाला स्थान हो गया मुंह के अंदर का। और ये जो होता है, ये देखिए ये दांत हो गया, हम लिख देते हैं हाँ इसका। और ये जो देखो ये क्या है, ये कंठ हो गया, ये क्या हो गया, कंठ हो गया। और ये क्या हो गया, ये इसको नंबर 1 बनाओ, ये कंठ हो गया, ये नंबर 1 पे है। और ये जो पार्ट है ये आपका तालव्य हो गया, क्या हो गया, तालव्य हो गया। इसका नंबर 2 पे ये क्या हो गया, तालव्य हो गया। और ये खुरदुरा वाला जो हो गया ये मूर्धन्य हो गया, नंबर 3 पे क्या हो गया, मूर्धन्य। और उसके बाद मूर्धन्य के बाद क्या आता है, दांत का नंबर आता है। तो ये देखो दांत वाला पार्ट, ये दंत हो गया, है ना, दंतव्य हो गया, ये दंतव्य हो गया। और उसके बाद ये ओठ आ जाते हैं, ओष्ठ वाला हो गया, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, ये देखो के, और ये इसका पहला अक्षर टी, इसका पहला अक्षर यम, और इसका पहला अक्षर डी, और इसका पहला अक्षर ओ। यानी कि इसका ट्रिक अगर आजमाएंगे तो KTM2, KTM2, के से कंठ, टी से तालव्य, यम से मूर्धन्य, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। ये देखो ये चा वर्ग यहां देखो हम लिख देते हैं KTMDO2, KTM2, के से का वर्ग, टी से चा वर्ग, यम से टा वर्ग, डी से KTM2, डी से ता वर्ग। और उसके बाद दो डी से ओ से पावर्ग। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ओ से ओष्ठ, डी से दंत, यम से मूर्धन्य, टी से तालव्य, के से कंठ। तो का वर्ग जो होता है वो क्या हो गया, कंठ पे हो गया। और टा वर्ग जो होता है वो तालव्य हो गया। और मूर्धन्य जो हो गया वो क्या हो गया, म वर्ग, टा वर्ग हो गया। और ता वर्ग जो हो गया वो दंतव्य में हो गया। और पा वर्ग जो हो गया यानी कि ओष्ठ वाला जो हो गया वो क्या हो गया, पा वर्ग हो गया। तो मेरे भाई ये इतनी बातें आप लोग क्या गए होंगे, विधिवत समझ गए होंगे। इतनी बातें आप लोग क्या गए होंगे, विधिवत समझ गए होंगे। अब इसमें अगर हमको कह दिया जाए KTM2, तो KTM2 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और इसमें हम कुछ बता देते हैं। देखिए और क्या बताते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ध्यान क्या दीजिए, हाँ, अब अगर कंठ प्लस तालु कर दें, हम क्या कर दें, कौन सा, कंठ प्लस
तालु। तो कौन ऐसा अक्षर है जो कंठ और तालु के मदद से बोला जाता है? तो कौन सा? केवल एक अक्षर है, वो कौन सा होता है? ए। के पूछो क्यों? क्योंकि ए बराबर आ प्लस ई, आ प्लस ई। ये क्या होता है? कंठ प्लस तालु के कंठ ताल, इसका नाम होता है कंठ तालव्य। ए को क्या कहते हैं? इसको हो जाएगा कंठ। अभी हम आपको जब पढ़ाएंगे संधि विच्छेद तो इसके बारे में और विस्तृत बताएंगे। ये हो जाता है कंठ तालव्य। और उसके बाद आता है कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। कंठ प्लस ओष्ठ की मदद से हम क्या बोलते हैं? केवल ओ ओ ओ ओ ओ बोलो, देखो ओ कंपन भी होता है और ओष्ठ ओ। तो ओ जो होता है वो कंठ प्लस ओष्ठ की मदद से हो जाएगा। यानी कि ओ बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ओ बराबर हम लिख सकते हैं आ प्लस उ। ओ बराबर अ प्लस उ। और उसके बाद आता, इसको कहा जाता है कठोष्ठ, कठोष्ठ। और दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ की मदद से, दंत प्लस ओष्ठ की मदद, जो दंत पे आए, ओष्ठ पे, दंत पे भी आए और किस पे भी आए? ओष्ठ पर भी आए, तो वो क्या होता है? वो होता है दंतोष्ठ। वो किसके अंतर्गत आता है? दंतोष्ठ। यानी कि वाह 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 क्या आता है? वाह। वाह बराबर ये क्या इसके अंतर्गत आ जाएगा? ये हो जाएगा दंतोष्ठ। ठीक है मेरे मित्रों, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। और कुछ अक्षर और हैं, इनके बारे में भी हम बता देते हैं। जैसे एक अक्षर आता है नाक से बोलने। देखो नाक से कौन कौन अक्षर बोले जाते हैं? अंग ना, इसको कहा जाता है नासिक्य। इस नासिक्य में आ जाता है जो नाकों से, जिसमें हवा नाक में जाती है, जिसमें हवा नाक अभी देखो उसको बोलो, देखो ड़ा कंपन नाक में होता है कि नहीं होता? अभी ड़ा बोलो कंपन नाक में होता है कि नहीं होता? ड़ा ना है ना। तो जो अक्षर को आ, तो अंगा भी बोलो, अंगा भी बोलो तब भी होता, या भी बोलो तब भी होता। चल रहे हैं अर्ध स्वर। कैसा स्वर? अर्ध स्वर। इसके बारे में देखिए, अर्ध स्वर में 4 होते हैं, या, रा, ला और क्या? वा। और इसमें एक जो होता है ये कैसा होता है? लुंठित व्यंजन। ये क्या है? लुंठित स्वर है। और इसको क्या कहते हैं? लुंठित। और ये एक ला है, ये क्या है? पार्श्विक है। ये क्या है? पार्श्विक है। तो इस प्रकार से अर्धस्वर भी आप लोगों ने जान लिया। अब हम आगे बताने चल रहे हैं मेरे भाई। आगे क्या है? ध्यान दीजिएगा। आगे जैसे मान चलिए कि कुछ ये बिंदी वाला जो अक्षर होता है, एक बिंदी यहाँ पर होती है, एक बिंदी यहाँ पर होती है, और एक बिंदी यहाँ पर होती है, एक बिंदी यहाँ पर होती है। तो इस वाले बिंदी को अंग वाले लगता है। तो अंग को भी हमने क्या बताया था? अनुस्वार बताया था। क्या बताया था? अनुस्वार। और ये जो ऊपर ये बगल में बिंदी, यानी कि इस पर जो ये बिंदी लगती है। और मेरे मित्रों, एक बिंदिया जो इस पर बताया गया था, ये माने पढ़ाई वाला, इसको द्विगुण वाली बिंदी होती है। ये क्या होती है? द्विगुण वाली बिंदी होती है। और ये जो मित्र होती है ये क्या होती है? नुक्ता वाली होती है। जैसे जफरा, ज, का, फ, है ना, जफराबाद। तो इसके लिए इसका प्रयोग होता है। और अब उसके बाद मित्र मेरे, हम अगला नंबर लगाते हैं द्विव्यंजन। अगला नंबर क्या आता है? द्विव्यंजन। तो द्विव्यंजन में ध्यान दीजिएगा। द्विव्यंजन के अंतर्गत जिसमें 2 व्यंजन लगाता, जैसे हमने कहा दिल्ली, बिल्ली। देखिए द्विव्यंजन है कि नहीं? ये द्विव्यंजन वाले शब्द होते हैं। और उसके बाद भाई मेरे एक होते हैं मानक और अमानक। क्या? मानक और क्या? अमानक। मानक वर्ण और अमानक वर्ण। मानक में, जैसे अमानक में पहले लिखा जाता था हिंदी, अब इसको क्या लिखा जाता है? हिंदी। ये बिंदी यहाँ पर हो जाती हिंदी। और
और क्या लिखा जा पहले लिखा जाता था विद्या इस प्रकार से, अब विद्या कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से विद्या, है ना। तो ये हो गए मानक और अमानक वर्ड। और अब उसके बाद मेरे मित्र आते हैं सघोष और अघोष पर। सघोष और अघोष पर, तो सघोष और अघोष देखिए, सघोष, सघोष में और अघोष, अघोष। अब सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा। और उसके बाद बस इसे जानो दो, इसकी जरूरत नहीं। तो भाई ये तो का वर्ग होता है, ये चावर, ये का वर्ग, चावर, टावर, तावर, पा वर्ग, है ना। तो अगर हम इसको ऐसे बांट देते हैं तो देखिए ये फर्स्ट पहला इलाका मतलब पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड और चौथा पांचवा वर्ड हो जाता है। ये देखिए दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड और ये पांचवा वर्ड, चौथा हो जाता है पांचवा। तो अब अघोष और सघोष में बस कुछ नहीं करना है। अघोष जो होता है, अघोष जो होता है प्रारंभ के दो वर्ग, जैसे का और खा, चा और छा, टा और ठा, ता, था, पा, फा। बाकी जो तीन बचते हैं गा, घा, अंगा। और क्या, बस इतना ही आप लोग जान लीजिएगा कि ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, अघोष होता है। क्या होता है, अघोष। और ये पार्ट जो होता है ये क्या होता है, सघोष होता है। ठीक भाई मेरे, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कंपन कम होता है और उधर कंपन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और अब आते हैं अल्प प्राण और महाप्राण पर। किस पर आते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में सुनिए, जिसमें देखिए प्राण का मतलब होता है हवा, प्राण का मतलब होता है वायु। तो अल्प प्राण इसमें इसके अंतर्गत होता है कि जिसमें वायु की कम आवश्यकता होती है वो अल्प प्राण, और जिसमें वायु की अधिक आवश्यकता होती है वो महाप्राण। अब देखिए प्रारंभ क बोलने में कम हवा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन खा ज़्यादा, गा बोलने में कम हवा की आवश्यकता पड़ती है, घा अधिक, अंगा भी बोलने में कम। यानी कि अल्प प्राण 1, 3, 5 पहला सभी का ये देखिए ये होगा अल्प प्राण, ये महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। यानी कि कुछ देखिए अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। यानी कि 1, 3, 5 जो होगा पहले वाले स्थान का, तीसरे वाले स्थान का, पांचवें वाले स्थान का, चा, टा, पा वर्ग में सब के सब अल्प प्राण में आएंगे। और दूसरा और चौथा, दूसरा वर्ग और चौथा ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये पूरी क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। एक चीज़ और सुन लीजिए, यूपीएसआई में एक सवाल आया था 2016 में। क्या आया था कि रा कितने प्रकार के होते हैं, रा कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई मेरे अगर ऑप्शन में दे दिया जाए कि रा कितने प्रकार के होते हैं, अगर मैंने बोला आप लोग कमेंट में, हम ये क्वेश्चन छोड़ते हैं आप लोगों को, रा कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। इसको हम बताएंगे अगले वीडियो में, बताएंगे जब शुरू में बनाएंगे। अब अगली वीडियो संधि रहेगी, संधि विच्छेद के बारे में अगली वीडियो रहेगी। तो उसके जब उसको हम पढ़ाएंगे तब हम इसके बारे में बताएंगे, पहले इसी को बताएंगे तब उसके बाद संधि विच्छेद शुरू करेंगे। अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो और ज्ञानप्रद हो, जानकारीप्रद हो, जानकारी योग्य हो, तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यूपीएसआई और क्या यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश बीएड,
लेखपाल उत्तर प्रदेश लेखपाल, यूपी टेट, सी टेट, पीजीटी, टीजीटी, कोई भी परीक्षा हो, जहाँ जहाँ यूपी पीसीएस, जहाँ भी हिंदी की ज़रूरत होगी, हम आपको एक तरफा एकदम एकजुट मात्र से आपको हम पढ़ा रहे हैं। पूरा सिलेबस पहले कंटेंट व्यवस्थित आप लोगों को दे देंगे और उसके बाद इसका तुरंत आपको हम क्या करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।